सो हेलो एवरीवन, आई गेस प्रिपरेशन पूरी हो गई होगी और आज के इस सेशन में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस समथिंग इन डिटेल, राइट। दिस इज काइंड ऑफ लास्ट मोमेंट रिवीजन। लास्ट मोमेंट में इंपॉर्टेंट बातें जो हमें देखनी है पेपर में जाने से पहले। ऑन संडे वी हैव पेपर, सो लास्ट मोमेंट पे फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग व्हाट वी शुड चेक इट आउट, वो वाली बातें करेंगे। सिर्फ देखना है, समझना है, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट दे कैन आस्क, व्हाट हाउ वी शुड अप्रोच, और क्या क्या बातें होती हैं व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक, वो एक बार फटाफट से शॉर्ट में देखेंगे। विल सी एवरीथिंग, all the questions which are important for logical reasoning in this session, and at the end मैं past year paper के question को भी discuss कर दूंगा, so that you will have that mindset ready before dot paper। ठीक है, फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। so without any delay let's start the discussion for the day। सबसे पहले we'll see some questions which are very common at the same time very frequent CLAT के critical reasoning के अंदर। ठीक है, आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू आउट द पेपर, इफ यू सी देयर आर 24। मैं ऑब्वियसली लास्ट ईयर पैटर्न को फॉलो करके अगर चलता हूं, सो देयर आर ओवरऑल 24 क्वेश्चंस। यू विल डेफिनेटली फाइंड समवेयर अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस पर पैसेज फ्रॉम विच टॉपिक? आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्गुमेंटेशन। Strengthening and weakening is something else. Which question, from which topic they'll be asking is related to strengthening, or from which passage there will be question related to weakening. That is another case. The concern is there will be questions from argumentation. This is for sure. So 2 to 3 questions, which means overall if you will find, you will see out of 24, there will be somewhere around 7, 8 or maybe 10 questions from this particular topic only। Strengthening or weakening, that is completely all in all different story, वो अलग चीज है, वो अलग कंसर्न है। नाउ क्वेश्चंस की लैंग्वेज फटाफट देख लेते हैं। लैंग्वेज क्या क्या होते हैं क्वेश्चन में? तो सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथनिंग द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज, राइट? ये एक लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एज पर पैसेज, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथनिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Now, another way to ask the same question is, from which point author is most likely to agree with? Now, you have seen these kind of questions in English language section as well. अब यहाँ मैं ये mention कर दूँ, there are so many questions which are very common for reasoning as well as English. अभी consortium की तो बॉस यही कहानी है ना? रीजनिंग और इंग्लिश की काफी सारी चीजें कॉमन सी लगती है। सो whether they are in English or they are in reasoning, ultimately आपको बेनिफिट हो ही जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत देखे होंगे कि अग्री और डिसअग्री वाली बातें अभी नेक्स्ट पॉइंट पे करेंगे। विच इज फेवरेबल इज ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग, विच इज सपोर्टिंग इज अगेन स्ट्रेंथनिंग द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी ही बातें, ये सारी ही चीजें आर्ग्यूमेंट के स्ट्रेंथनिंग वाले पार्ट्स। और यहां पे आप करते क्या हो? यू नीड टू क्लिक दैट ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट which is basically supporting that author's opinion or which is in favor, जो काफी उसकी बातों को। now structuring can be something in any way, structuring of that option or sentence can be in any way। ये कोई रूल नहीं है कि जो पैसेज के अंदर लिखा होगा उससे ही रिलेटेड बातें वहां पे ऑप्शन में होनी चाहिए। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में हमने पहले ये सब देखा हुआ है। यस, दैट विल बी डन और दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कंफ्यूजन्स और टू बी ट्रू नॉट टू बी ट्रू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें, वहां वो चीज होती है पैसेज से रिलेटेड सेंटेंसेस, बट आर्गुमेंटेशन में ये मैंडेटरी नहीं है। नाउ इसी में जो हमारी दूसरी स्टोरी है वो ये होती है, अगर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो दूसरी स्टोरी होगी वो ये होगी। दिस वन विच इज वीकनिंग। आर्गुमेंटेशन से 2 पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेंथनिंग एंड देन वीकनिंग। तो स्ट्रेंथनिंग से हो सकता है दे मे आस्क 1 or 2, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रेंथनिंग एंड अदर विल बी रिलेटेड टू वीकनिंग। वीकनिंग मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो एक तो स्ट्रेट एंड क्लियर यू कैन से वीकनिंग से रिलेटेड सिंपल लैंग्वेज होगी, विच ऑफ द argument is weakening the other's point of view, most likely to disagree with
ये भी क्वेश्चन जो है अगेन इंग्लिश और रीजनिंग, ये भी क्वेश्चन जो है कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन को फाइंड करना पड़ता है ऑप्शन में। कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये लैंग्वेज हो सकती है विच इज इन अगेंस्ट ऑफ द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे आप अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो, ऐसे ऑप्शन को ढूंढते हो विच इज अगेंस्ट ऑफ ऑथर्स ओपिनियन और दैट सेंटेंस। नाउ हियर लेट मी मेंशन दिस एज वेल. So many times in weakening we will go with the irrelevant options as well. Irrelevant, there must be only one option जो irrelevant होना चाहिए, but in that case only when we do not have any contradictory opinion. वहां पे there are 4 options, 4 options थे, out of 4 3 were supporting or in favor of others point of view, 1 was relevant. Now that will be answer if they are asking something related to weakening. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे और क्या पूछ सकते हैं। And of course important ones की अगर मैं बात करूं तो here we have the next topic can say or question you can say, जहां से questions आप बहुत frequently देखते हो। Which of the following statements can be drawn as the conclusion of the passage? Now conclusion and argument में बहुत फर्क है, हमने वो सब पढ़ा हुआ है वहां, अभी मैं यहाँ ये कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, यहाँ हम वो सब पढ़ने नहीं जा रहे। तो ये conclusion के questions आप देखोगे पेपर में आते हैं और इसी को फिर कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, मस्ट बी नेसेसरली ट्रू। ना हो सकता है कुछ को कंफ्यूजन हो, सर मस्ट बी नेसेसरली ट्रू, अग्री, ये कॉमन है क्या? बहुत डिफरेंस है दोनों में। फ्रॉम विच ऑथर्स आर आई मीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स पैसेज एंड फाइंड द ऑप्शन विच इज फ्रॉम विच ऑथर इज बेसिकली लाइकली टू अग्री विद। तो वो चीज और इसमें दोनों में फर्क है। यहां पे आप देखोगे ऑप्शंस डायरेक्ट पैसेज से उठा के रखे गए, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। वहां पे ओपिनियन पार्ट को हम हिट करते हैं, याद करो प्रीमाइस के अंदर जाना पड़ता है आर्गुमेंटेशन को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, आई मीन उनके आंसर को फाइंड करने के लिए। सो नेसेसरली ट्रू और विच कैन बी द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। अच्छा, यहां एक चीज और मेंशन करना जरूरी है, कंक्लूजन्स कैन बी फॉर दैट होल पैसेज, ठीक है। तो पूरे पैसेज के लिए एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन फॉर द गिवन पैसेज। ये भी हो सकता है they'll give you one sentence, they'll pick one sentence from that passage and then they'll say what is the conclusion or what you can infer from this particular statement। बताया ना, पैसेज से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। और यहां पे ध्यान रखना फिर से, जहां भी जिस भी पैसेज में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उनको एंड में करना। क्यों ऐसा? टाइम की कमी अगर किसी को फील हो, किसी को लग रहा है सर 5 मिनट्स, वी हैव 5 क्वेश्चंस, मेरे पास 2 मिनट बचे हुए, कैसे करूंगा? तो वो स्टेटमेंट वाले हो जाते हैं यार, है ना, वो स्टेटमेंट वाले जो है वो हो जाते हैं। आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ना चाहते, उसमें आपका टाइम जा रहा है। अच्छा, यहां ये भी बता दूं, अभी क्या है, इस बार हो सकता है कि वो फुल पैसेज 12 to 1500 वर्ड्स का ना हो, है ना, देयर इज अ स्मॉल पैसेज और देयर इज अ पैराग्राफ, पैसेज क्या बोलना उसको, एंड देन देयर आस्किंग 2 to 3 जैसे सैंपल पेपर में हुआ है। तो सारे कहते हैं डॉट्स को आप कनेक्ट कर लेना और फिर पेपर में अपने आप को कंप्लीटली रेडी करके लेके जाना। नेक्स्ट, इसके बाद वेरी सिमिलर टू कंक्लूजन टॉपिक, दैट इज इन्फरेंस। There was one student who was, I mean, he was basically कहीं उसने कहीं पढ़ा था, तो he was telling me that sir, what I guess assumption and conclusions are same or inference is same, not conclusion, but he said assumption and inference is same. See, ये सब चीजें जहां भी आपने देखी है दिमाग से निकाल देना। Inferences are nothing but derivations, simple language में अभी हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, तो obviously we will not take much time on this. Inference are simply derivations and that is why we used to say that inferences and conclusions are very common। आफ्टरवर्ड की चीजें इधर भी होती है, जो मेन डिफरेंसेस है, जो मेन कॉज है, या यूं कह लो जो मेन पॉइंट्स है विच क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड इन्फरेंस, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यस, पॉसिबल है कि आपसे इन्फरेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। अगेन, पैसेज के बिहाफ पे इन्फरेंस और स्टेटमेंट के बिहाफ पे इन्फरेंस हो सकता है, पॉसिबल है। कैन नॉट बी इन्फर्ड, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कैन बी इन्फर्ड, कैन नॉट बी इन्फर्ड, जो नहीं निकल सकता उसको आप रख लेते हो उसमें कैन नॉट बी वाले में। आफ्टर दिस, आफ्टर कंक्लूजन इन्फरेंस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो आ जाओ आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थीम, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द पैसेज। अगेन यू विल सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। और यहां मैं बता दूं, they are, I mean, they required similar approach, they are very same, कुछ अलग नहीं करना होता। आपसे मेन आइडिया पूछा जा रहा है, आपसे थीम पूछा जा रहा है, एक ही बात है ना, सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है, एक ही बात है। बेस्ट सपोर्ट और डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द पैसेज। कंटेंट ऑफ द पैसेज मतलब या जस्ट अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क ऑन जस्ट पार्ट,
जिस निकालना है। और मैं यहां हमेशा से कहता आ रहा हूं, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ पीबीसीआर, पैसेज बेस्ड रीजनिंग जिसको हम कहते हैं ना, पीबीसीआर जिसको हम पैसेज बेस्ड रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड टू गेट एन आइडिया ऑफ दैट पैसेज, दैट ओवरऑल आइडिया, कंटेंट को समझना जरूरी है। एंड लेट मी मेंशन दिस वंस अगेन, अगर आपने थीम या कंटेंट समझ लिया बेटे, आप समझो कंक्लूजन आपसे डन है। आपके आर्गुमेंटेशन के क्वेश्चंस बनेंगे, which is true, which is not true, what you can infer, what is the conclusion of the passage, what is the theme of the passage। इसीलिए मैं कहता हूं ना, पैसेज को देखने से पहले आप क्वेश्चन को देखो। ओरिएंटेशन बदलना जरूरी है, रीडिंग ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करना इज मैंडेटरी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाट शुड बी माय माइंडसेट बिफोर रीडिंग दैट पैसेज। लाइन बाय लाइन वो पैसेज को पढ़ना इंग्लिश की तरह, और उतना टाइम भी नहीं होता पेपर में ना। तो ये सारे बेसिकली आपके थीम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो स्ट्रक्चरिंग होती है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या करते हैं थीम के लिए, ऑब्वियसली जस्ट पूरा पैसेज का समझना होगा आपको। इसमें जो रिटन बातें हैं वो यही होती है कि इंट्रोडक्टरी लाइंस एंड कंक्लूजन को अगर आप लिंक कर लेते हो, समझ लेते हो, तो थीम आप आइडेंटिफाई कर ही लेते हो। मैं कभी कभी कहता हूँ चलो प्रीमाइस भी समझना जरूरी है। इफ आई एम नॉट गेटिंग आइडिया, आई मीन व्हाइल रीडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ओनली, देन इन दैट केस प्रीमाइस भी समझना एक बार जरूरी होता ही है ना। इफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आर्गुमेंटेशन, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर दैट प्रीमाइस पार्ट एज वेल, राइट। तो थीम इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। नाउ यू सी, आर्गुमेंटेशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, थीम डिडक्शन, ये आपके मेजर टॉपिक्स है अगर मैं ऑफ कोर्स क्लैट की रीजनिंग की बात करूं तो। एंड देन इसके बाद यू विल फाइंड सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रॉम अनदर टॉपिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, एंड दैट इज assumption। सो assumption इज द नेक्स्ट टॉपिक जिससे आप क्वेश्चंस देखोगे। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूं, आउट ऑफ 24 once again you will find somewhere around maximum 2 to 3 questions from assumption, है ना। assumption से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, तो हो सकता है कि 2-1 क्वेश्चन assumption से आप देख सको। which of the following is implicit, ये भी एक लैंग्वेज होती है। implicit वर्ड यहाँ इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दैट मीन्स दैट हिडन पार्ट है ना, assumption is hidden। तो हमें पता है assumption के लिए क्या टेक्निक, ट्रिक यूज करना है, किस तरीके से पैसेज में व्हेन ऑथर वाज राइटिंग, स्टार्टेड राइटिंग दैट पैसेज, तो उसके माइंडसेट को हिट करना, दैट इज assumption। इसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है विच इज इंपॉर्टेंट, तो सी दिस, इन लास्ट ईयर पेपर आई हैव सीन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली थे। लास्ट टू लास्ट भी था, ऐसा नहीं है, बट लास्ट ईयर के पेपर में आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज द पॉसिबल सोल्यूशन, और व्हाट कुड बी द इनिशिएटिव। ऑब्वियसली वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन की जाती थी, कुछ बातें लिखी हुई थी जो जिसकी वजह से इश्यूज रेज हो रही हैं, तो उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे इनिशिएटिव क्या होने चाहिए। नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन लास्ट ईयर पेपर एज वेल, उसके पहले भी है। अब पता है क्या, इसको आपको ऐसा लगेगा ये कुछ कॉन्टेक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो याद करो क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, तो क्लास में व्हेन आई वाज डिस्कसिंग आई मीन दीज काइंड ऑफ स्टफ्स, तो एक टॉपिक यहां पे पिक्चर में आता है, एंड द टॉपिक इज कोर्स ऑफ एक्शन। याद है, कोर्स ऑफ एक्शन में आई हैव सेड दिस, योर स्टेटमेंट्स आर बेसिकली प्रॉब्लम, and the solution which you get for that statement, for that mentioned problem, is basically course of action। तो वही वाली बात यहाँ चलती है ना। if they're asking what could be the possible solution, मतलब वहां प्रॉब्लम दिखाया गया है पैसेज के अंदर, तो चलो उसका सोल्यूशन ढूंढो। दिस इज समवेयर रिलेटेड टू कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक ओनली, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मीन अगेन वही ट्रेंड अगर फॉलो करे तो चांसेस है क्वेश्चंस पॉसिबल है वहां से, ठीक है। आगे इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वेरी सिमिलर टू इंग्लिश, काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो बातें होती हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर, जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आप देखते हो कॉन्टेक्चुअल, तो क्लैट की तो कहानी हो गई ना। तो वंस अगेन कंसोर्शियम इज गॉड, तो जो वो कह रहे हैं वही सिस्टम, वही पैटर्न चलेगा। तो रीजनिंग में भी देयर आर कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस। आई हैवंट सीन सो फार अभी तक के अपने टीचिंग करियर में कि कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस रीजनिंग में आ रहे हैं, बट क्लैट इज क्लैट, राइट।
सो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस आर देयर, और कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन कैसे वाले होते हैं भाई, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। अच्छा यहां पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं, इफ देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रीजन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दिस, और व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस, तो आप ये समझो जब इफेक्ट और रीजन पे बातें होती हैं तो अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो तो देयर इज अ टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट। अब उसी टाइम पे मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है, व्हेन वी वर डिस्कसिंग कॉज एंड इफेक्ट, तो वहां मैंने बताया था रीजन इज व्हाट, कॉज ओनली। सी इफ वी हैव अ रिजल्ट, तो ये क्यों हुआ, अब उसके पीछे के रीजन को ढूंढ रहे हैं ना, दैट इज कॉज। तो टॉपिक का नाम हो जाता है कॉज एंड इफेक्ट। क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत तरीके हैं जिससे वो पूछ सकते हैं, तो तभी यहां पे आके रीजन पूछा जाता है, तभी वो फिर आपसे इफेक्ट पूछते हैं, तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, है ना, कॉज एंड इफेक्ट के साथ। अच्छा अगेन कॉन्टेक्चुअल की बात की जाए तो डिफरेंसेस क्या हैं, या फिर व्हाट वाज द इंटेंशन व्हेन ऑथर मेंशन दिस, एक फ्रेज पैसेज में लिख दिया गया था, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड व्हेन ही वाज यूजिंग दिस। तो इस तरीके के कुछ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस रीजनिंग में समटाइम्स यू विल फाइंड, आई मीन पर पैसेज 1 तो पूछ ही लेते हैं वो, तो 4 to 5 क्वेश्चंस आप कॉन्टेक्चुअल भी देखोगे, ये बहुत कॉमन है क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर। आई गेस ये हाँ यस, आई गेस आप कह सकते हो here we are basically come to the end of that important points or questions which you can expect in your paper। इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर टाइम लास्ट 4-5 इयर्स में हमने देखा हुआ है। तो अब क्या है कि ये डिस्कशन के बाद अभी आप क्विक रिवीजन अगर करना हो तो यहाँ से कर ही लेना, आज कल में कर ही लेना फिर, ठीक है, अभी डिले मत करना बहुत ज्यादा। तो इसके बाद चलो आ जाओ, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन पैसेज। तो ये जो पैसेज मैंने यहाँ रखा है ये लास्ट ईयर का ही है, 2024 में आप सब ने किया होगा आई एम श्योर, तो कर लिया है, बट फिर भी आई हैव टू, जिस तरीके से मैं सोच के रखूंगा वो शायद अलग हो सकता है, तो जरूर एक बार देख लो, समझ लो। आप पहले एक बार पैसेज को देख लो, कनेक्ट कर लो, आपने पहले किया हुआ है तो आपको फटाफट याद भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन पॉज दैट वीडियो हियर एंड यू कैन सी दैट पैसेज। नाउ पैसेज के बाद अगर मैं सीधा आऊं कि अब ये पैसेज की डिस्कशन अगर देखी जाए तो ठीक है, यू आर असाइन टू इन्वेस्टिगेट दैट प्रॉब्लम, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है, जैसा कंपनी में वहां पे आपको असाइन भेजा है, भाई ऑब्जर्व करो, देखो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रही है, डिक्लाइन है, तो उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। एंड व्हेन यू आर इन दैट ऑब्जर्वेशन यू हैव नोटिस सम ऑफ द इश्यूज, तो वो इश्यूज जो है यहाँ पे, नंबर 1, द कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट सिस्टम। तो नया कोई प्रोडक्ट सिस्टम आता है, ठीक है, और जिसके लिए हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर की जरूरत है, ठीक है, तो ये एक मेल, अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो न्यू प्रोडक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इज फाइन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है, उसको ऑपरेट करने के लिए वो हाईली स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, यानी मैन पावर बढ़िया सॉलिड चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, वो काफी ऑटोमेटेड है, तो इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड पीपल की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट आगे वर्क फोर्स जो है, वहां पे लैक ऑफ मोटिवेशन है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है उसमें, तो इसकी वजह से एब्सेंटिज्म जो है वो बढ़ गई है, बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, काम करना नहीं चाह रहे हैं ना, डिमोटिवेशन है, जॉब सेटिस्फैक्शन है नहीं। आगे इसके बाद सेवरल ब्रेकडाउन इज देयर, न्यू मशीनरीज जो उन्होंने ली हुई है उसमें ब्रेकडाउन भी है, जिसकी वजह से क्या है कि डिले एंड क्वालिटी इश्यूज, जो भी प्रोडक्शन हो रही है वहां पे डिले हो रहा है, इश्यूज है, क्वालिटी इश्यूज वगैरह भी है। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट में जो ये आपका 4th प्रॉब्लम जो आपने नोटिस किया है, द कंपनी कंपटीटर्स जो है उसने भी सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, अडॉप्टेड सिमिलर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एंड आर एक्सपीरियंसिंग द इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। नाउ हियर इज द डिफरेंस, उनके पास जहां आप असाइन हुए हो, रूट कॉज के लिए उन्होंने आपको फाइंड करने के लिए भेजा है, वहां पे दिक्कत है, उधर प्रॉब्लम है, लेकिन जो कंप्यूटर है जिन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है, अभी उनके पास इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो उसमें वो फेस नहीं कर रहे होंगे, या कर भी रहे होंगे तो कुछ फेस कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे वर नॉट फेसिंग मस्ट बी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है, अगर क्वालिटी इशू है, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही है, तो कस्टमर कंप्लेंट्स तो रेज होंगे ही होंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। तो मेनली ये पैसेज के अंदर ये आपने
4-5 पॉइंट्स नोटिस किए। अब मैं फिर से एक वापस से उस पॉइंट पे आता हूं, अल्टीमेट दैट जस्ट और मेन पॉइंट और थीम ऑफ द पैसेज। तो ये एक पैसेज तो नहीं है, बट फिर भी इसमें मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ जाओ। दे हैव मेंशन 5 प्रॉब्लम्स, राइट? सो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? अगर इस पैसेज का मेन प्रॉब्लम ढूंढना हो वो क्या होगा? हमेशा ये, जब भी आप पैसेज करोगे ना, हमेशा इसको कोरिलेट करना, व्हाट इज दैट मेन आइडिया। अगर ये आप नोटिस कर जाते हो, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, यू विल बी सॉल्विंग वेरी इजीली, यू विल बी सॉल्विंग 4 to 5 सब क्वेश्चंस, अगर 6 उन्होंने पूछा है तो। अब इन सारे प्रॉब्लम्स में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? दैट सेकंड वन। एज आई सेड, न्यू प्रोडक्शन सिस्टम तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ठीक है, नया सब कुछ वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फाइन। दिक्कत कहां है इसके बाद? एक तो उनको स्पेशलाइज ऑपरेटर चाहिए चलाने के लिए, रन करने के लिए। अब अगेन देखो, ये भी दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन पावर ओनली, ह्यूमन रिसोर्स ओनली। ह्यूमन रिसोर्स की यहां जरूरत है उसको। अच्छा, अगले पॉइंट में उसने ये कह दिया कि ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे मोटिवेटेड ही नहीं है, वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर लोग नहीं होंगे काम करने के लिए या मशीनरीज को रन करने के लिए, यू सी देयर इज अ न्यू सिस्टम, फाइन, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग हैं हु आर रेडी टू टेक इनिशिएटिव। ठीक है बॉस, ट्रेनिंग दे दो, है ना, ट्रेनिंग दे दो, हमें ट्रेन कर दो, उस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, कोई बात नहीं। तो दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग जिल पावर टू वर्क ऑन, प्रोडक्टिविटी निकाल के देंगे फिर। जो ये, अच्छा, दिस इज नॉट आई मीन हार्ड कोर मेन कंसर्न की ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरीज, न्यू मशीनरीज रिप्लेस कर लेंगे, न्यू मशीनरीज है और तो वैसे ही रिप्लेस हो जाएंगी, तो वो भी कोई बड़ा इशू नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसमें भी वर्कआउट हो सकता है। मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स को लेके है। ऑपरेटर चाहिए अच्छे, और जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो ये पैसेज के अंदर अगर आप देखने जाओ, अगर मेन आइडिया, अगर मैं यहां पैसेज का लूं या मेन प्रॉब्लम की जो बात करूं, वो यही है। अब आप इनके क्वेश्चंस की तरफ चलो, एंड यू विल सी सो मेनी कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस। और मैं बताऊं, दे आर नॉट एक्चुअली कॉन्टेक्चुअल, दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक। वही अभी देखना, समझना जरा। आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलते हैं, समझते हैं पैसेज के अंदर जो यहां क्वेश्चंस है। अब इस पे बात करते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। So here we have the very first question, based on the information provided, which of the following is a potential root cause of the decline in the production efficiency? ठीक है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है उसमें डिक्लाइन होने का मेन रूट कॉज क्या है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। मेन पॉइंट क्या है इस पैसेज के अंदर? दैट जॉब सेटिस्फैक्शन, डीमोटिवेशन, लोग जो है वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। ऑप्शंस पे चलते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सिस्टम, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस, अच्छी बात है, नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, See, this is how, I mean, once again, I बोलना ठीक नहीं लगता, बट फिर भी exact sentences पैसेज से उठा के रखे गए, मतलब स्ट्रक्चरिंग तक नहीं चेंज की गई है। एंड दिस इज क्लैट्स क्वेश्चन, ठीक है। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, अगेन ये है तभी ये चीजें हो रही हैं। राइट आंसर शुड बी बी करेक्ट आंसर। ये मेन रूट कॉज है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। हमें हमेशा कहते हैं ना कि मोस्ट एप्रोप्रिएट हाईली वेटेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स ना इसके आसपास ही है। ये अगर रिजॉल्व हो जाए तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट आउट हो ही जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट मेक्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सिस्टम अ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द डिक्लाइन इन एफिशिएंसी? एफिशिएंसी डिक्लाइन हुई है तो अगेन ये न्यू प्रोडक्ट सिस्टम के लिए अगेन उसके फैक्टर्स, अभी देखो ये सारी चीजें रीजन इफेक्ट से रिलेटेड है। यही मैं अभी पीछे भी समझा रहा था। व्हेनेवर देयर इज समथिंग रिलेटेड टू रीजन, रूट कॉज मतलब क्या, रीजन ढूंढ रहे हो ना आप। सो दिस इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट गाइस, वो कॉज एंड इफेक्ट से इसका सीधा सीधा कनेक्शन बनता है, सीधा सीधा कनेक्शन। इफ यू कैन थिंक, और अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है उस तरीके के क्वेश्चंस को, ये सब करते चले जाओगे, और फिर बाद में कहेंगे सर ये तो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है, बनते नहीं है। अरे सब बनते हैं, बस कोरिलेट करने का तरीका होना चाहिए। सिस्टम इज हाईली ऑटोमेटेड, हाँ ठीक है, ऑटोमेटेड है तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम क्या है उससे डिक्लाइन इन एफिशिएंसी नहीं होगी अगर उसको मैं ठीक से रन कर लूं। न्यू फोन है, नई टेक्नोलॉजी आई, हम अडॉप्ट कर लेते हैं ना, यूज टू हो जाते हैं, बड़े आराम से चलाते हैं फिर तो, राइट, वी गेट दैट फ्लो। तो वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि वहां लोगों की दिक्कत है। इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर। देखो वही वाली बात है, फिर से आ गए आप ह्यूमन रिसोर्स पे, लोग चाहिए। ऑटोमेटेड है ठीक है, बट उसको हम रन कर सकते हैं, मशीनरी है बॉस, ह्यूमन चाहे तो कर सकता है, अगर आपके पास वो रिसोर्स है तो आप करा लोगे। ऑपरेटर चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मशीनरीज आर प्रॉन टू ब्रेक डाउन वगैरह, ये सारी इश्यूज ठीक हो जाएंगी अल्टीमेटली। और देखो
वापस से अगर मैं बी की बात करूं इज द राइट आंसर, और वापस से इसका कनेक्शन जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स ही, ऑपरेटर सॉलिड होनी चाहिए। मैंने कहा था ना पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 का फर्स्ट हाफ तो ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जहां पे ऑपरेटर चाहिए मतलब ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड इश्यूज, सो वो मेन इश्यूज हैं हमारे। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यहाँ ए में भी बी इज द राइट आंसर। अब आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को जरा कोरिलेट करो एक बार। अगर आपने थीम नोटिस कर लिया ना, ये आंसर्स हो जाएंगे। थीम का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली दैट मेन प्रॉब्लम, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो 5-4 प्रॉब्लम्स फॉर देयर, उनमें से विच इज द मेन प्रॉब्लम अगर नोटिस हो जाए तो आंसर्स होने लगेंगे। फिर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे आप मेंटली स्टेबल रहो, तो बस यही मेन प्रॉब्लम होती है। अगर वो कोई कर ले तो काम आसान है फिर उसके बाद तो। ठीक है, आगे आओ नेक्स्ट। What is the critical difference between the company's situation and that of its competitors? तो competitors, अगर मैं वापस से एक बार पैसेज पे आऊं तो एक लाइन थी यहाँ पैसेज में, I guess here we have the fourth line, companies competitors have adopted similar automation technology, लेकिन वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। तो आप ये समझो कि डिफरेंस यही है कि वहां पे प्रोडक्टिविटी जो कंपटीटर्स हैं उनके आउटकम्स अच्छे हैं, इस कंपनी के आउटकम अच्छे नहीं है। और कंपटीटर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड नो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और डिफरेंस हमें आइडेंटिफाई करना है ना। नाउ दिस इज हार्डकोर कॉन्टेक्चुअल। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। कंप्यूटर एक्सपीरियंस इंक्रीज कस्टमर कंप्लेंट्स, उसने तो नहीं किया, ये हमने ही किया है ना। तो कंपनीज वर्कफोर्स लैक ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, जरूर उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। अगेन देखो समझो, फिर से ये क्वेश्चन का आंसर भी थीम से ही कनेक्ट होकर हो रहा है। उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लोग वहां काम करने के लिए रेडी हैं, हमारे पास काम करने के लिए लोग नहीं। सी यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर बनेगा। कंपनी मशीनरीज आर, अभी ये उसके कंपनी की डिटेल तो आई नहीं थी, वहां पे मशीनरीज कैसे काम कर रही थी कैसे नहीं, है यहाँ की ही बात थी। और अगेन अगर कोई सोच रहा है सर बी और सी में हो सकता है, कोई बी को भी मैं आंसर क्या यहाँ पे बना सकता हूँ क्योंकि डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो यस इंक्रीज्ड कंप्लेंट ठीक है, हमारे पास है उनके पास नहीं। उनकी क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्वालिटी उनकी बढ़िया जा रही है, आउटकम उनका अच्छा निकल रहा है, तो वो अल्टीमेटली हो क्यों रहा है? सो अगेन फाइंड दैट मेन रीजन और मेन डिफरेंस, वो इसकी वजह से ही हो रहा है क्योंकि वहां लोग जरूर अच्छे से काम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो अगर आप बी और सी को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, स्टिल वेटेज जो है इट गोज टू बी ओनली, सॉरी सी ओनली। नेक्स्ट, हाउ माइट द इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म अफेक्ट द प्रोडक्शन एफिशिएंसी? तो भाई एब्सेंट रहेंगे तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी तो कम होगी, है ना। अल्टीमेटली इसका अगर इम्पैक्ट इफेक्ट का यहाँ आप समझोगे इम्पैक्ट यानी अगेन आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट मतलब इफेक्ट, सो रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक। ठीक है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो टॉपिक के साथ। इट माइट लीड टू इंक्रीज क्वालिटी इशू, इंक्रीज्ड क्वालिटी इशू, ठीक है। रिजल्ट इन लॉन्गर मशीनरीज ब्रेकडाउन, नहीं, बी तो फॉर श्योर नहीं ही होगा। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नहीं ये भी नहीं होगा। सो डी भी एलिमिनेट होता है, इट कुड लीड टू द डिलेज इन प्रोडक्शन। अब देखो क्वालिटी इश्यूज एंड प्रोडक्शन, इन दोनों में फिर डिसाइड करना है। क्वालिटी इशू के पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं, एब्सेंटिज्म नहीं होगा। क्वालिटी इशू वो मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से भी हो सकता है, ठीक से मशीन काम नहीं कर रहा था, हम तो अवेलेबल थे। ब्रेकडाउन सॉरी, अगर एब्सेंट होंगे, एम्प्लॉइज कम होंगे, तो फिर जो डेडलाइन है फर्स्ट को देने की वो फिर फिफ्थ को हो जाएगी, है ना। फर्स्ट को हमें डिलीवर करना है, अभी फर्स्ट को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एब्सेंट हो रहे थे, क्योंकि हम क्लास में नहीं आ रहे थे, हमने पढ़ाई नहीं की है, तो हम पेपर नहीं दे पाएंगे। तो राइट आंसर सी, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर अल्टीमेटली। फिर से मेन रीजन के पीछे जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आफ्टर दिस, नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हाँ, तो 6 क्वेश्चंस हो रहे थे ना लास्ट ईयर के पैसेजेस के अंदर, देयर वर 6 क्वेश्चंस। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन टू एड्रेस द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी? सॉल्यूशन क्या है? सो दिस इज अगेन, अगर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस इज समवेयर रिलेटेड टू कोर्स ऑफ एक्शन। सॉल्यूशन की तरफ गए ना, वो पूछ रहे हैं सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ऑपरेटर आप स्पेशलाइज्ड हायर कर लो, ठीक है, बट अगेन अगर मोटिवेशन नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं स्पेशलाइज्ड स्किल पीपल को लेके आता हूं लेकिन उनको जॉब सेटिस्फैक्शन है नहीं, वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर वो काम होगा ही नहीं।
So ultimately implementation and motivation of job satisfaction program for the workforce. हाँ, ऐसा कोई प्रोग्राम लेके आओ यार, जो आपके पास लोग हैं, जो बंदे हैं, वो क्या पता उनके पास क्वालिटी हो, उनको मोटिवेट करो, जॉब क्या प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करो, वो प्रोग्राम रन करो, उनसे बात करो, है ना। सो एक वैसा मोटिवेशन प्रोग्राम, ये जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको रन करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा फॉर फिफ्थ। आप ये जो आंसर्स आ रहे हैं ना, जरा इनको एक बार समझने की कोशिश करो। These answers are directly connected to the main point of that main problem of the passage, जिसको so many times we used to call main idea या theme of the passage। तो यही सब चीजें निकलती हैं based on the information provided as a potential consequences of increased customer complaint about product quality। भाई क्या हो सकता है ना, आपके पास मतलब अगेन consequences पूछ रहे हैं, रिजल्ट पूछ रहे हैं, आउटकम पूछ रहे हैं, मतलब इफेक्ट पूछ रहे हैं। तो अगर आपके पास कस्टमर कंप्लेंट्स ज्यादा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड हैं, तो क्या होता है फिर? वो ब्रांड इमेज खराब होने लगती है ना, लोग फिर उसके पास जाते नहीं है वापस से। तो इट इंडिकेट्स दैट द कंपनीज कंपटीटर्स आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग क्वालिटी इशूज। नो, उनको कोई इशू नहीं है। इट सजेस्ट दैट द कंपनीज प्रोडक्शन आर मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। नहीं, हम उनके एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहे होते तो फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने हैं। कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड ही नहीं यूज करते क्वेश्चन में ना। इट मे लीड टू द लॉस ऑफ कस्टमर। हाँ यस, ब्रांड जो भी कहा है ना, ब्रांड इमेज खराब होती है, फिर वो आना नहीं चाहते हैं वापस से, तो लॉस ऑफ कस्टमर्स एंड ये रेपुटेशन डैमेज, ब्रांड वैल्यू पता नहीं, है ना। एड चला रहे हैं बट कहीं ना कहीं ब्रांड पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। सो यस, राइट आंसर यहाँ पे अब क्या बन जाता है आपका? सी। से दिस माइंडसेट एंड अप्रोच ये होता है, हमेशा कोशिश करो। अगर मैं बात करूं हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है। ओके, हियर वी आर ऑन दिस नोट, ऑल द बेस्ट वाले पॉइंट पे आ गए। सी द कंसर्न इज फॉर क्रिटिकल रीजनिंग यू शुड हिट दैट थीम पोर्शन। आपको एक आइडिया पैसेज का लेना जरूरी है। इन दैट केस ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैं नंबर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अगर आउट ऑफ 6 अगर हैं तो आई से 4 और मे बी 5। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना, if they're changing their pattern and passages are not there, paragraphs are there, तो obviously theme वाले questions नहीं बनते हैं फिर उस केस में, और they'll be asking 2 or maybe 3, तो फिर उसमें देखना पड़ेगा। So you have to be ready. I guess this is it from my side at the end। आपको थोड़ा बस ये है कि एंड में आके एक बार रिवाइज कर लेना है, फटाफट से देख लेना। I just wish you very, I mean एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली पेपर अच्छा हो एंड सबके साथ अच्छा हो। टेक केयर।